Actually, I तो also वो want प्लस to zoom it out. Let me see. Yeah, we can. तो प्लस माइनस जी अब ठीक है? Yes, yes, मैंने कर लिया. और थोड़ा थोड़ा सा और. सर अब भी सर अब भी ज्यादा है. सर राइट साइड में है सर फुल स्क्रीन सर कुछ एक Okay. ऑप्शन होगा सर फिट टू विथ समथिंग Wait. Now it's उस fine. तरीके से Page ज़्यादा सर एक focus साइड बता में रहा डिस्प्ले और है. Wait. नहीं ज़्यादा zoomed आ रहा है. Guess पूरी slide नहीं दिख रही उन्हें. पूरी. हाँ. सर अभी सर सेंटर में नहीं आ रहा है सर. सेंटर में नहीं आ रही slide ऐसा है. अच्छा, when I'm moving this जी part, तो ये move कर रही है slide अभी? जी मूव हो रहा है सर. Okay, लेकिन सेंटर में नहीं आ रहा. बीच में. जी सर अभी अब से सेंटर में है सर. सेंटर में है. जी जी सर अब थोड़ा जूम इन कर सकते हैं शायद. जी ठीक है. जी सर अब ठीक है. जी चलिए सर. cool. चलिए तो फिर शुरू करते हैं जी. और जूम करना हो तो बता देना या फिर इतना भी ठीक है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है सबको पता है भी. It states that verb should be used according to the subject. तो subject verb agreement कहता है कि जो भी हम verb use करते हैं, it should be used according to the subject. Which means a singular subject should take a singular verb, whereas a plural subject should take a plural verb. तो ये बिल्कुल basic है जो हम लोगों ने छोटे क्लास में सीखा था, जो कि हमें पता है कि singular subject के साथ हम लोग singular verb लगाते हैं, plural subject के साथ में plural verb. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं he is running and they are running. Similarly, he likes and they like. यानी कि हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब के अंदर यानी जो मेन वर्ब हमने यहाँ पे लगाया उसमें एस ऐड करते हैं एंड प्लूरल वर्ब में एस ऐड नहीं करते. तो यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि जो भी हम वर्ब यूज करने वाले हैं इट शुड ऑलवेज फॉलो द सब्जेक्ट. क्लियर. चलिए तो फर्स्ट रूल समझते हैं इसका जो कि इसके बेसिक रूल्स है. बिल्कुल ये कहता है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड यूजिंग बाय और ईदर, यानी कि अगर हम दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं और से, इधर और से या फिर नाइदर नॉर से, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा. यानी कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम लोग और, आइदर नॉर, नाइदर नॉर अगर इनसे कनेक्ट करते हैं जो वर्ब आएगा वो हमारा सिंगुलर आएगा. तो जैसे पहला एग्जांपल है माय आंट और माय अंकल इज अराइविंग बाय ट्रेन टुडे. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है ये आंट और अंकल दोनों सिंगुलर हैं तो इसके साथ वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं neither राम नॉर जॉन इज अवेलेबल. तो अगर दोनों सिंगुलर है तो हमारा वर्ब सिंगुलर आना है. तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक रूल्स. और इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम लोग एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा हमारा प्लूरल आता है. तो राम एंड जॉन आर अवेलेबल, अ पेन एंड अ पेंसिल हैव बीन बॉट. तो आर और हैव दोनों प्लूरल हमारे वर्ब हैं तो इनके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. तो आई गेस ये सबको पता है ये वाली चीज. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये बेसिक रूल सबको कंफर्म है ना कि कैसे सिंगुलर और प्लूरल यूज करते हैं हम लोग. यस. गाइस आगे बढ़े. कूल. चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं. If two singular subjects connected using and give the idea of a singular subject or thing, then the verb should be singular. अगर दो सब्जेक्ट्स को, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम लोग एंड से जोड़ते हैं और वो किसी सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर थिंग का आइडिया देता है तो उसके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही लगेगा. एग्जांपल से समझते हैं इसे. ब्रेड एंड बटर. देखिए बेसिकली हम लोग अभी थोड़ी देर पहले एक रूल पढ़ा था हमने कि अगर दो सब्जेक्ट्स को हम एंड से जोड़ दें तो वो प्लूरल आता है. लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए और जो कॉम्बिनेशन है दोनों वर्ड, दोनों नाउन्स का,
या दोनों सब्जेक्ट्स का, वो हमें सिंगुलर चीज का आइडिया दे, तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएंगे हम लोग। तो इस एग्जांपल में देखते हैं कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे जो आप बात करते हो ब्रेड एंड बटर की, तो ऑफ कोर्स ये दो डिफरेंट नाउन्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इट एज अ डिश, यानी कि हम एक डिश की तरह बात कर रहे हैं, एक ब्रेकफास्ट की तरह, एक मील की तरह बात कर रहे हैं, तो एक मील का पार्ट है ये। तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे हम लोग सिंगुलर लगाएंगे। और जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं राजमा चावल या छोले चावल, विच इज काउंटेड एज ए कॉम्बो, जिसे हम कॉम्बो की तरह ट्रीट करते हैं। तो उसके साथ हम लोग जब भी दो नाउन्स को अगर हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं और वो किसी एक ही चीज का आइडिया दे रहा है, तो वो हमेशा सिंगुलर आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं नीचे, हॉर्स एंड कैरेज हैज अराइव्ड। नाउ वी नो दैट हॉर्स जो है हमारा एक सिंगुलर नाउन है और एक कैरेज अलग नाउन है, लेकिन जब हम दोनों को ऐसे बात करते हैं कि हॉर्स एंड कैरेज, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमारा मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। तो ऐसा नहीं होता कि हॉर्स आ गया अभी गाड़ी आने वाली है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं घोड़ा गाड़ी की, विच इज अ सिंगुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जब भी हम हॉर्स एंड कैरेज बोलते हैं, हम एक सिंगुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे होते हैं, तो उसके साथ जो हमारा वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। तो इस तरीके से इस रूल का मतलब था वो यही था कि अगर दो नाउन्स को आप एंड से जोड़ें और वो किसी एक ही चीज का, एक ही वस्तु का, एक ही सब्जेक्ट का आइडिया दे, तो उसके साथ वर्ब हम लोग सिंगुलर लगाएंगे। चलिए इसे थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं आगे वाले एग्जांपल में। इसमें क्या है कि दो चीजों को कंपेयर किया गया कि हमने यहाँ पे ब्रेड एंड बटर जब लिखा तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाया, एंड व्हेन यू आर यूजिंग इट हियर, तो यहाँ पे हम लोग वर्ब यहाँ पे प्लूरल यूज कर रहे हैं। तो देखिए जब हम लोग ऊपर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा मतलब होता है जैसे कि मैंने बताया था, इसे सैंडविच एक मील की तरह काउंट कर रहे हैं, एक डिश की तरह काउंट कर रहे हैं। जो हम नीचे बात कर रहे हैं, ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल इन दिस स्टोर, तो देखिए जब ऊपर बोला गया ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो हमने उसे सैंडविच कंसीडर किया। बट हम बोल रहे हैं कि जब आप किसी शॉप पे खरीदने जाते हो कि मुझे ब्रेड भी लेना है और बटर भी लेना है, तो शॉप पे थोड़ी सैंडविच बना के देते हैं हमें। शॉप पे तो आप खरीद रहे हो तो वो ग्रोसरी स्टोर से, तो दो अलग अलग आइटम्स के, दो अलग अलग कमोडिटी के रूप में मिलेगा आपको। तो जब आप उसे अलग अलग नाउन्स के रूप में ट्रीट करते हो, यू आर ऑल्सो बाइंग ब्रेड, यू आर बाइंग ब्रेड एज वेल एज बटर, तो उसके साथ आपको वर्ब प्लूरल आता है। तो ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल इन दिस स्टोर। थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं पर ऑर्डर करते हो सैंडविच, तो उसका बिल आपके पास सिंगुलर ही आता है, और लेकिन अगर आप ग्रोसरी स्टोर में देखोगे तो आपको पता है ब्रेड का बिल अलग होगा और बटर का अलग, ऐसे दोनों कमोडिटी को अलग अलग लिखा जाएगा। तो बस यही है यहाँ पे डिफरेंस, यानी एक सेंटेंस में आप देख के आराम से समझ सकते हो कि किसी चीज को सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा है या फिर प्लूरल, यानी कि हम इतने बड़े हो चुके हैं, हम चीजों को समझ पाते हैं कि कहाँ पे हम उसे दो अलग अलग चीजों के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, कहाँ पे उसे एक सिंगुलर। तो जब भी सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, जब भी वो एक सिंगुलर चीज का आइडिया दे रहा होगा, तो वह उसके साथ हम लोग सिंगुलर लगाते हैं। या फिर अगर हम किसी सेंटेंस में पढ़ेंगे, कोई नया सेंटेंस अगर किसी बुक में पढ़ते हैं, तो पढ़ के आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे इसके साथ सिंगुलर क्यों यूज किया गया, क्योंकि उन दोनों सब्जेक्ट्स को सिंगुलर माना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, next rule is if two singular subjects connected using and are preceded by each or every, then the verb should be singular. चलिए यहाँ पे कहता है कि अगर हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स या दो सिंगुलर नाउन्स को, दो सिंगुलर नाउन्स को हम लोग अगर सर 1 मिनट, वो रूल 3 वाली स्लाइड 1 मिनट लगा दीजिए बस। जी क्या तो आज कम गई? आंसर एक बार रूल 2 भी दिखा दीजिए। ओके, रूल 2 एक्चुअली हाँ ये रूल 1 रूल 2 ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके। चलिए, if two singular subjects connected using and are preceded by each or every, यानी कि इसमें कहा जाता है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को या दो सिंगुलर नाउन्स को हम एंड से जोड़ते हैं और उसके पहले each या every लिखा जाए, preceded मतलब उससे पहले, then the verb should be singular, तो उसके साथ जो verb आना चाहिए वो सिंगुलर आना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, each boy and girl is invited। अगर हम जनरली केवल बॉय एंड गर्ल बोलेंगे तो हमें पता है उसके साथ प्लूरल आएगा, जो वर्ब आएगा हमारा। लेकिन जब आप इस तरीके से लिखते हो each boy and each girl, तो इसके साथ जो वर्ब आता है वो हमारा सिंगुलर आता है। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, each boy and girl is invited, यानी कि दोनों का मीनिंग सेम है और वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। तो एक एग्जांपल में और देखते हैं, every sailor and every soldier was present। तो आपको पता है कि सेलर एंड सोल्जर अगर हम केवल एंड से कनेक्ट करेंगे तो वर्ब प्लूरल आता, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने एवरी लिखा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। तो ईच एंड एवरी जब भी किसी नाउन से पहले आते हैं, तो आगे हम लोग जो वर्ब यूज करते हैं वो हमारा सिंगुलर होता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं,
जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं ईच एंड एवरी बॉय इज प्रेजेंट, तो ये जो बोलने का तरीका होता है ये बस हमारा एक तरीके से एम्फेसाइज कर रहे होते हैं अपनी बात पे, इस नाउन पे, कि हर एक लड़का मौजूद था वहां पे। तो जैसे क्लास में कई बार होता था ईच एंड एवरी वन ऑफ यू शुड बी प्रेजेंट टुमारो या शुड ब्रिंग योर नोटबुक्स टुमारो, इस तरीके से बोलते थे स्कूल में भी। तो जब ईच एंड एवरी बोला जाता है इसका मतलब है हम एम्फेसाइज कर रहे होते हैं अपने पॉइंट पे। हम क्योंकि हम लोग अगर केवल ईच वन ऑफ यू भी बोलेंगे तब बात समझ में आ रही है, लेकिन जब हम साथ में बोलते हैं तो हम अपनी बात पे एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, थोड़ा जोर देके बोल रहे होते हैं, तब इस तरीके का हम लोग इसे यूज करते हैं। ओके, और वैसे एक चीज और इसके यूज की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक चीज बता देते हैं, जब ईच एंड एवरी यूज किया जाता है तो इट शुड बी ऑलवेज बी यूज्ड फॉर मोर देन टू, यानी कि जब भी दो से ज्यादा की बात हो रही होगी तब हम ईच एंड एवरी को साथ में यूज करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में हल्का सा भी आइडिया हो कि दो लोगों की बात हो रही है या फिर सेंटेंस में एक्चुअल में दे ही रखा हो कि दो की बात चल रही है, तो हम इसे यूज नहीं करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में बोला गया ईच एंड एवरी बॉय इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर नहीं दिया गया कि कितने लोग थे और कितने लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर कुछ भी नंबर इसमें दिया गया होता कि दो लोगों की बात चल रही है तो यहाँ पे हम केवल ईच यूज करते, एवरी यूज नहीं करते। तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट एवरी इस केस में, ऐसे वाले केस में दो से ज्यादा के लिए ही यूज होता है। इज इट क्लियर? कोई डाउट इस पे? शैल वी मूव अहेड? सबको क्लियर हो रहा है? कोई डाउट हो तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अभी तक का सबको क्लियर हुआ? एक्चुअली में आवाज नहीं आ रही, आप बोलेंगे कुछ पता चलेगा मेरे को। चलिए कूल, आगे बढ़ते हैं फिर। सर मतलब एज सच आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन सेंटेंस फ्रेमिंग या ऐसा कुछ, बट स्टिल ग्रामर बहुत नहीं पढ़ी है, तो एग्जैक्ट मतलब अब पता चल रहा है जैसे नाउन क्या होता है बट प्रोनाउन क्या होता है वो सब नहीं पता, तो टर्म्स आ रहे हैं तो आई एम नॉट एबल टू डिसाइफर। ओके, व्हाट टर्म्स? जैसे ईच की बात की हमने, ऐसा वाला? नहीं नहीं नहीं, ऐसे टर्म्स नहीं। जैसे नाउन पता है मुझे, वर्ब पता है मुझे, प्रोनाउन समझ आ ओके, रही है, बट हाँ। एग्जैक्टली डेफिनेशन ना कभी पढ़ी नहीं है, इतना ध्यान नहीं दिया था, तो एक बार आप बस बता देंगे तो वो मैं लिख लूंगी फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ओके, देखिए अगर आप वर्ब्स को इतना समझ पा रहे हो, जैसे हम लोग ने इज, एम, आर, वाज, वर यूज करते हैं, होते ना, जैसे नाउन्स तो पता है आपको क्या होते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सेलर या सोल्जर या बॉय गर्ल, दीज आर ऑल नाउन्स। और अगर हम वर्ब्स की बात करते हैं तो जो हमारे इज, एम, आर, दीज आर आर हेल्पिंग वर्ब्स, यानी अगर आप चाहो तो मैं एक सेकंड लेके एक बार ये बता देता हूँ, बाकी लोग भी देख सकते हैं। देखिए वर्ब्स जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये आपने देखा होगा जिसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। ओके, इज, एम, आर, was, हो, these are primary helping verbs, यानी कि इसे to be forms के कहते हैं। have form से हमारे पास आता है has, have and had, and do से आता है हमारे पास do, does and did। ओके, तो is, am, are, was, were, अब इसमें पता है आपको कि has जो सिंगुलर होता है, have is used with plural nouns, या फिर आई के साथ हम लगाते हैं, आई के साथ हम लोग हैव लिखते हैं और बाकी प्लूरल नाउन के साथ हैव लिखते हैं, और सिंगुलर के साथ हैज लिखते हैं, और पास्ट में हम लोग दोनों के साथ ही हैड लिखते हैं। यहाँ पे डू इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स, यानी जो भी हमारा प्लूरल होता है, जैसे अगर हम दे की बात करें या बॉयज लिखा जाए या कुछ भी ऐसा है, तो कोई भी प्लूरल नाउन के साथ हम लोग डू लिखते हैं, सिंगुलर के साथ में डज लिखते हैं, एंड पास्ट इज कॉमन फॉर एवरीवन, या सारे जितने भी नाउन्स होंगे सबके साथ हम डे यूज करते हैं। तो दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। तो अगर हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं तो आपको ये तो सबको क्लियर होगा कि सिंगुलर के साथ इज यूज कर रहे हैं और प्लूरल के साथ आर। तो अभी इसके अंदर, इस वाले टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा ग्रामर यूज नहीं करेंगे, अगर हम सिंगुलर प्लूरल की बात करें इतना ही होगा। वर्ब्स भी, जो वर्ब्स की जो फॉर्म है वो भी यहीं तक रहती है, और साथ ही साथ बस इतना होता है
जैसे हमें पता है कि ही, जैसे मैंने इस वाले एग्जांपल में लिखा था, ही लाइक्स बोलते हैं एंड दे लाइक बोलते हैं, तो यहाँ पे दिस इज आवर वर्ब। सिंगुलर वर्ब के साथ में हम लोग एस लगाते हैं एंड प्लूरल वर्ब के साथ में हम एस नहीं लगाते, तो ही लाइक्स होता है एंड दे लाइक होता है। वैसे ही जैसे हम अगर कोई सेंटेंस बोलना चाहें, he सर does मतलब not, हाँ बताइए। वर्ब एक्शन कोई भी वर्ब हो गया, हाँ प्लूरल और सिंगुलर तो समझ आ रहा है, मतलब एक्शन वर्ब हो गया, और नाउन तो हमारा कोई भी सब्जेक्ट नेम हो गया, प्रोनाउन क्या हुआ, ही शी ऐसे। यस, नाउन की जगह पे हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं ना। ओके हाँ चलिए, अभी इस वाले टॉपिक को हम समझते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नाउन्स और प्रोनाउंस एकदम कॉन्सेप्ट लाइन से कराऊंगा फिर ऐसा, ठीक है। तो आई थॉट ये सबको क्लियर होगा, इसलिए यहाँ से हमने शुरू किया। और बाकी अगर नाउन्स की बात है तो हम नाउन्स को समझते हैं, और प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो वर्ड्स हैं वाले, ही, शी, इट, दे, आई और वी, यू, दीज आर प्रोनाउंस। ओके, तो जैसे अपने लिए मैं यूज करता हूँ आई, अगर मैं अपना नाम ना लेके अपने लिए कुछ बोलूँ तो मैं अपने लिए मैं बोलूंगा, तो इट इज आई। और प्लूरल क्या होता है, वी। सामने वाले पर्सन के लिए हम लोग यू यूज करते हैं, तो ये सारे क्या है, जो वर्ड्स हम नाउन की जगह यूज कर रहे हैं उसे प्रोनाउंस बोलते हैं। तो ही, शी, इट, दे, दीज आर ऑल प्रोनाउंस। तो आपको पता है अगर किसी पर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी मेल पर्सन की, तो उसके लिए हम लोग ही यूज करते हैं, फीमेल के लिए हम लोग शी यूज करते हैं। तो नाम रिपीट ना करने के लिए हम जो उसकी जगह वर्ड यूज करते हैं विच इज प्रोनाउन। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जनरली कुछ एनिमल्स के लिए हम लोग इट यूज कर लेते हैं, और प्लूरल में हम लोग दे यूज करते हैं। तो दीज आर ऑल प्रोनाउंस। इज इट क्लियर फॉर नाउ? यस सर। ओके, चलिए वील गो स्लो, आराम से समझते हुए चलते हैं हल्के हल्के, एंड नेक्स्ट क्लास में हम आराम से नाउन्स और प्रोनाउंस भी क्लियर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। बाकी मैं इसमें बताते हुए चलता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है और किस तरीके से फर्क पड़ता है सारी चीजों में। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया अभी तक? दो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले अगर हम ईच और एवरी लगा रहे हैं तो जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है, if two nouns or pronouns are connected using as well as, in addition to, besides, like, unlike, with, along with, together with, led by, accompanied by, controlled by, or rather than, then the verb follows the first subject. इसमें कहा गया है कि अगर हम दो सब्जेक्ट्स को, वो सब्जेक्ट्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, नाउन भी या प्रोनाउन भी, तो अगर उनको हम लोग इन एक्सप्रेशन से जोड़ते हैं तो जो वर्ब हमारा आएगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, he as well as his brother is going to the party। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि वो और उसका भाई पार्टी जा रहे हैं, तो इसे हमने कनेक्ट किया है as well as की हेल्प से। तो यहाँ पे जो वर्ब आया है वो सिंगुलर आया है, तो ऑफ कोर्स हमें सेंटेंस देख के पता चल रहा है कि दो लोग पार्टी में जा रहे हैं, वो और उसका भाई भी। लेकिन जब भी हम as well as से कनेक्ट करेंगे या फिर इन सारे एक्सप्रेशंस में से किसी से भी कनेक्ट करेंगे, तो वर्ब जो आएगा वो हमारा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। यस, Am I audible? आवाज आ रही है सबको? ओके कूल। चलिए, तो जब भी हम यहाँ पे हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं बिकॉज ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, he along with his parents is coming today। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ आज आ रहा है। तो देखिए एग्जाम में क्या होता है, या फिर कभी हम कोई थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस देखते हैं, तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि पेरेंट्स यहाँ पे क्या है, एक प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब यहाँ पे हम सिंगुलर लगा रहे हैं। और बस हमें ध्यान रखना है कि अलोंग विद से क्योंकि इसे कनेक्ट किया गया है, तो वर्ब जो होगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस लगा देंगे। तो यही हमारा रूल है कि जब भी आप इन एक्सप्रेशन से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हो, तो जो आपका वर्ब आता है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे इसमें देखते हैं बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब इनफैक्ट इन एडिशन टू ही होता है, यानी कि इसके अलावा। तो जब भी आले हम लोग वर्ड्स यूज करने वाले हैं, तो जैसे यहाँ पे ये लिखा है, he along with his parents is coming today। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे he along with his parents, he with his parents, he together with his parents। कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे तो वो हमारा पहले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। सर लेड बाय का मतलब क्या है? किसका? लेड बाय। हाँ। ये देखिए, लेड बाय का मतलब होता है लीड करना। इस एग्जांपल समझ में आएगा आपको। The soldiers led by the commander were marching in the ground।
यानी कि सोल्जर्स जिन्हें की कमांडर लीड कर रहा था, तो ये लेड बाय है, मतलब लीडर, जैसे कोई लीडर है ना, किसी को फॉलो, वो अपने लिए लीड करता है किसी एक अपने बटालियन को या किसी को भी, तो उसके लिए बोला गया है। तो जो सोल्जर्स थे उन्हें कमांडर लीड कर रहा था, दे वर मार्चिंग इन द ग्राउंड। नाउ हमने दो सब्जेक्ट यहाँ पर कनेक्ट किए, सोल्जर और कमांडर, और यहाँ पे जो वर्ब आया वो प्लूरल आया, विच इज अकॉर्डिंग टू द सोल्जर्स। ओके, तो लेड बाय के साथ भी ऐसा ही होता है कि अगर लेड बाय से हम दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं तो वर्ब विल फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट। ऊपर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एज वेल एज से हमने दो सब्जेक्ट को जोड़ा, आई एज वेल एज यू एम गिल्टी। देखिए जो क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो इसमें कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, आई एज वेल एज यू आर गिल्टी। ठीक है, एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है अगर इसमें पूछा जाता है तो, और जो भी सुनने में सही लग रहा होता है, क्योंकि कई बार अगर हम इस रूल पे ध्यान ना दें तो हमें सही लग रहा होता है कि यार चलो ठीक है, यू के साथ आर लगाया, या फिर देखा जाए तो आई और यू की बात हो रही है, दो की, तो आर यहाँ पे थोड़ा सुनने में सही लग जाता है हमें, लेकिन देखा जाए तो ये सही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि एज वेल एज से कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो आर की जगह यहाँ पे क्या लगाएंगे, एम। सर इज इट क्लियर? यस। सर जो ऊपर वाला एग्जांपल आपने दिया, ही अलोंग विद हिज पेरेंट्स, अगर इसकी Yes. जगह हम किसी का नाम लेके बोले एंड लगा दे बीच में, तो फिर इज आएगा या आर? कहाँ पे एंड लगा दे, along with की जगह? सर तब Instead of तो इज he, आएगा अगर बिकॉज किसी का नाउन या name फिर लेके प्रोनाउन। यू आर सेइंग कि अगर नाम इसकी जगह ऐसा होता है राम, एंड हिज पेरेंट्स, एंड लगा रहे हैं तो प्लूरल ही आएगा ना। अगर हम लोग एंड यूज कर रहे हैं तो प्लूरल ही आना है, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। यस, जैसे अगर यहाँ पे ही भी लगा रहे हैं ना, ही एंड हिज पेरेंट्स, अगर ऐसा भी लिखा जाए हाँ, तो आपको वर्ब प्लूरल ही आना है, ही एंड हिज पेरेंट्स आर कमिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड नहीं लगाया, एंड तो अगर हम किसी भी जगह यहाँ पे एंड लगाएंगे तब भी प्लूरल आएगा, एंड अगर हम यहाँ पे एंड लगाएंगे ही आई एंड यू, तब भी यहाँ पे आर आ जाएगा। ओके, तो अगर आप एंड से, हाँ एंड से कनेक्ट कर रहे हो तो आपका आना ही है सिंगल, तो प्लूरल। ओके सर। तो बस इसी चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब भी इस तरीके से लिखा जाएगा एज वेल एज यू, तो अच्छा यहाँ पे हम लोग एक और रूल फॉलो कर रहे हैं, वो हम लोग अभी थोड़े टाइम में सीखेंगे कि आई और आई पहले क्यों आ रहा है, यू बाद में क्यों आ रहा है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको डिस्कस पक्का। तो आई एज वेल एज यू एम गिल्टी, तो यहाँ पे हमें पता है आई लिखा है एम के अकॉर्डिंग, और एग्जाम में जैसे कि मैंने बताया इसकी जगह आर दिया होगा, तो बस आपको ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना बहुत आसान होता है। अभी हमें लग रहा है कि शायद बहुत सारे रूल्स हैं किस तरीके से याद रहता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो, सेंटेंसेस को पढ़ते हो, एक्चुअल में क्या होता है, हमारी आदत जो होती है कई बार हमें यू के साथ आर सुनने की, या फिर ये वाली चीज हमें ऑड लग रही होती है सुनने में, और यही चीज है जो शायद हमें रूल्स याद रखवाती है आगे, कि जो ये ऑड लगना होता है ये हमें याद रखवाता है कि यार आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम क्यों आया है। तो कोई भी जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें याद भी रहेगा। तो ये एग्जाम्पल भी सबको क्लियर होगा, क्योंकि सोल्जर्स प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, देखिए इसमें, the leader as well as his followers are fatally injured in the train accident which occurred last night near this railway crossing. तो the leader as well as his followers, तो हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, इज yes, तो यहाँ पे आ जाएगा इज आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे the leader as well as his followers, तो the leader के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इज लगा देंगे, तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन ऐसे कोशिश करूंगा मैं क्वेश्चन को इस तरीके से डिवाइड करके भी दिखाऊं, लेकिन मेरा ऐसा होता है कि हम लोग क्लास में अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें एक्चुअली में पूरा रीजन भी जानना है, हमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पार्ट में एरर है, ए में एरर है, बी में, सी में, तो मैं चाहता हूँ पूरे सेंटेंस को पढ़ें ध्यान से और देखिए किस पार्ट में एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है इसी तरीके का, हमारा दो सब्जेक्ट्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो जो वर्ब है हमारा वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, या फिर हम कह सकते हैं नियरेस्ट सब्जेक्ट या नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो पिछले वाले एक्सप्रेशंस में हमने देखा था कि जो अगर हम दो सब्जेक्ट को उन एक्सप्रेशन से जोड़ रहे थे तो वर्ब हमारा पहले सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा था, इनके केस में जो हमारा वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। तो जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, neither the teacher nor the students were absent, तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल आ गया। वैसे ही neither you nor he is going to Delhi, ना ही तुम ना ही वो दिल्ली जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है दिल्ली मतलब, तो यहाँ पे he के अकॉर्डिंग हमने is लगा दिया। Similarly
ईदर यू और आई एम गोइंग टू डू इट, या तो तुम या फिर मैं, दोनों में से कोई एक इसको करने वाला है। अब क्योंकि हमारा सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो उसके साथ हमने क्या लगा दिया, एम लगा दिया। ठीक है, तो आई गेस पहले वाले रूल समझने के बाद इसको समझना थोड़ा आसान होगा कि जब भी हम इन एक्सप्रेशन से दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो वो हमारा प्लूरल आएगा। अब देखिए जब हम इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं, Sir, can you move back to rule number 3? I think that I want to see the relation. There also be used either or, right? रूल नंबर 3, 4, I guess. हाँ वहां पे हमने यूज किया था, लेकिन वहां पे हमने दो सिंगुलर सब्जेक्ट से कहते हैं, यहाँ पे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं लिखा है। देखिए जब हमने यहाँ पे आइदर और, हाँ जब हमने यहाँ पे आइदर और की बात की थी तो हमने क्या लिखा था, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं रहता ना कि जब दोनों ही सिंगुलर की बात कर रहे हैं हम लोग तो वर्ब कैसा आना है, सिंगुलर ही आना है। लेकिन हम यहाँ पे जब इसी की बात कर रहे थे अब, यस या, तो when we are here we have already mentioned कि we are talking about two singular subjects, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि just we are just saying कि दो सब्जेक्ट्स को अगर जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकते हैं, और वो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। तो वो सिंगुलर जरूरी नहीं कि हम सिंगुलर की बात करें, जैसे यू है यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है यहाँ पे हम यू सिंगुलर है प्लूरल, इसलिए हम उसके साथ यू का आपको पता है वो प्लूरल ही लगाते हैं यू के साथ में। तो ये है, तो यहाँ पे हम दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो वर्ब लगेगा हमारा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है। अच्छा इसमें एक और चीज होती है जो ज्यादातर सब फॉलो नहीं करते या फिर ध्यान नहीं देते, अगर आप दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हो उसमें से एक सिंगुलर और एक प्लूरल है तो हम कोशिश करते हैं जो प्लूरल है उसको सेकंड ही रखें, यानी कि उसे सेकंड पोजीशन पे रखें। तो जब भी आप, और ये मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ लिखते हो तो, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरीके की एरर नहीं आती है कि बाद में कैसे लिखना था या पहले कैसे लिखना था, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इफ यू आर राइटिंग समथिंग, अगर आप खुद कुछ लिख रहे हो तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हो कि अगर आप नाइदर नॉर या आइदर और से दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करोगे तो यू शुड राइट द प्लूरल वन ऑन द सेकंड पोजीशन। प्लूरल वाले जो सब्जेक्ट है उसे आप बाद में यूज करो, जैसे हमने यहाँ पे किया है नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। तो अगर हम ऐसे बोलते हैं नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर तो वो समझ में तो आ रहा है हमने, लेकिन वो ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। ज्यादा अप्रोप्रिएट इसी तरीके से माना जाएगा कि हम प्लूरल वाले को सेकंड रखते हैं। क्लियर है? बट सर वैसे तो वो एक ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है ना? नहीं वैसे इतनी बड़ी गलती नहीं है उसमें, मैंने आपको बताया एग्जाम में उस पर गलती नहीं आती, उसमें एरर नहीं आता है। मतलब बहुत सारी सालों से मैं देख रहा हूँ उसमें क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं मिला है, बट हाँ अगर आप यूर राइटिंग समथिंग तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ राइटिंग के लिए बेटर है, ठीक है ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Either the manager or his assistants always tries to misguide the public regarding the vacancy in the factory. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जब हम लोग वर्ब इस तरीके का यूज करते हैं तब हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या लिखा है? Either the manager or his assistants। तो assistants कैसा है? प्लूरल लिखा है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो कैसा आना चाहिए? प्लूरल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? Tries should be replaced with try, यानी कि इसकी जगह हम लोग try लिखेंगे, क्योंकि ट्राई हमारा प्लूरल वर्ब है और जो हम आईएस सिस्टम से लगा देते हैं हमारा सिंगुलर बन जाता है। अब क्योंकि ये प्लूरल था तो वर्ब भी हमारा कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप बताते चलिएगा, पूछते चलिएगा साथ में। चलिए इसे देखते हैं। इट सेज दैट each of, either of, neither of, every one of और one of। इसके साथ जब भी जो आगे नाउन आएगा वो आपका हमेशा प्लूरल होगा, यानी कि जो भी नाउन या प्रोनाउन आने वाला है वो आपको प्लूरल आने वाला है, लेकिन वर्ब आपका कैसा आएगा? सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो देखते हैं। each of the students is present, ओके, यानी कि हर एक स्टूडेंट मौजूद है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी आप ऐसे बोलोगे one of the प्लस नाउन, तो जो भी नाउन आएगा ये आपका कैसा होगा? हमेशा प्लूरल होगा, प्लस जो भी वर्ब आएगा वो आपका सिंगुलर आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे है वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं हमारा मतलब होता है कि सारे लड़कों में से कोई एक एब्सेंट है। नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। ओके, तो जब भी आप इस तरीके से लिखते हो तो जो आपका वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, इसके साथ में हमारा वर्ब हमेशा कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। क्लियर है चीज? इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें? देखिए
हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद नाउन्स एंड प्रोनाउंस, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर दीज थिंग्स, ये जो वर्ड्स हैं ये हैं क्या एक्चुअली, ठीक है। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ जब भी हम यूज करते हैं तो ईच जब भी हमारे यहाँ मतलब होता है तो हम सारे स्टूडेंट्स में से हर एक की बात कर रहे होते हैं तो उसके बाद वो हमेशा सिंगुलर लगाते हैं। देखिए ईच जो बात करता है ये इंडिविजुअल की बात करता है, ठीक है, और आइदर और भी इंडिविजुअली पर्सन्स की बात करते हैं, एवरीवन सबको एक साथ कंसीडर करके बात करता है। तो अभी के लिए हम इतना याद रख सकते हैं कि इनके साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा हमारा सिंगुलर आता है, और बाकी मैं सारी कॉन्सेप्ट को आपके आगे क्लियर करूंगा। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। The teacher asked the students if every one of them were ready to attend the classes every day. देखिए यहाँ पे हमने लिखा every one of them, तो यहाँ पे साथ इसके साथ जो वर्ब आ जाएगा वो सिंगुलर रहेगा because we are writing everyone. तो everyone की वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। Is it clear? कोई डाउट है तो हम इसे डिस्कस कर सकते हैं आराम से। क्लियर है सबके लिए? बताइए मुझे। कूल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी यानी ये वाले वर्ड्स हैं तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। ओके, तो अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में हमें एवरीबॉडी, समबडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग ये सब कुछ लिखा मिलता है, इसमें से कोई भी चीज सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो वो हमेशा हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, everybody knows that the earth is round। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, everybody knows that the earth is round। तो यहाँ के everybody लिख रहे हैं तो साथ में वर्ब कैसा आएगा, हमेशा सिंगुलर आएगा। Similarly, everybody among your friends likes playing football। तो यानी कि तुम्हारे फ्रेंड्स में से हर कोई फुटबॉल खेलना पसंद करता है। देखिए अगर यहाँ पे केवल इतना लिखा होता, अगर सेंटेंस में इतना लिखा होता योर फ्रेंड्स, तो क्या हो जाता है, लाइक की जगह, लाइक्स की जगह लाइक आ जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल है और उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, वो प्लूरल यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिखा था, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट में एवरीबॉडी की, एवरीबॉडी अमंग योर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वर्ब हमारा क्या जाएगा, लाइक। ओ सॉरी, तो फिर वर्ब हमारा यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर ही रहेगा। एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब हमारा सिंगुलर रहेगा, लाइक्स ही रहेगा। इज इट क्लियर? तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, समवन इज प्रेजेंट देयर, ठीक है, या फिर नोबडी इज कमिंग। तो इन सब के साथ हम लोग जो जनरल भाषा जो बात करते समय भी अगर हम लोग लगाते हैं तो सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं। तो बस एग्जाम में क्वेश्चंस में भी इसका ध्यान रखना है कि इनके साथ जो भी हम लगाएंगे वो सिंगुलर ही लगाएंगे। क्लियर है सबके लिए ये चीज? आवाज आ रही है सबको? आपको बोल के बता सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो भी, क्योंकि सारी इजी चीजें हैं, बिल्कुल भी आप आराम से जो भी मन समझ में आ रहा है वो पूछ सकते हो साथ में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज फ्यू, अ फ्यू, बोथ और मैनी, देन द वर्ब शुड बी प्लूरल। कि अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट इनमें से कोई भी वर्ड है, यानी कि फ्यू है, फ्यू है, बोथ है, मैनी है, तो जो वर्ब आएगा हमेशा हमारा प्लूरल आएगा। तो जैसे हम लिख रहे हैं बोथ आर हैप्पी, देखो एक तो तरीका होता है बोलने का, हम बोल सकते हैं बोथ पर्सन्स आर हैप्पी या बोथ पीपल, बोथ बॉयज, व्हाटएवर। लेकिन हम जब इसको डायरेक्ट सब्जेक्ट की तरह यूज करें तो भी हमारा वर्ब यहाँ पे कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। तो बोथ आर हैप्पी। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैनी वर इनवाइटेड बट अ फ्यू हैव कम। तो मैनी के साथ हमने प्लूरल लगाया और अ फ्यू के साथ भी प्लूरल ही लगाया। देखिए क्या होता है इसका मतलब, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि कईयों को बुलाया गया था और कुछ ही लोग आए, तो कई बार हम लोग मैनी पर्सन बोलने की जरूरत नहीं होती हर बार कि हम मैनी पर्सन्स बोले, हम सिंगुलर ऐसे ही बोल सकते हैं कि कईयों को बुलाया गया था, यानी काफी लोगों को बुलाया गया था लेकिन कुछ ही लोग आए। तो मैनी वर इनवाइटेड बट अ फ्यू हैव कम। तो अगर आप कुछ भी यूज करने वाले हो तो उसके साथ में वर्ब हमेशा हमारा प्लूरल ही आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हमारे सेंटेंस को हम लोग शुरू करते हैं इससे, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, तो इसके साथ जो वर्ब आता है हमेशा हमारा प्लूरल ही आता है। देखिए काउंटेबल, यानी कि दो तरीके के नाउन्स होते हैं, हमें पता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एक तो हम जिसे काउंट कर सकते हैं, जैसे वॉइस, पर्सन, जो भी हम लोग लोगों की बात करते हैं या कोई भी चीज, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल, जैसे वाटर,
मिल्क, व्हाटएवर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो जब ये मैनी जब हम लोग लगाते हैं हमेशा काउंटेबल के साथ में लगाते हैं, तो इसके साथ जो नाउन आता है वो आपका हमेशा प्लूरल आता है, और उसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। देखिए कैसे लिखा जाएगा, मैनी पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर, तो मैनी पर्सन्स लिखा तो पर्सन्स प्लूरल आएगा, साथ ही साथ आपको वर्ब भी प्लूरल आएगा। सिमिलरली अ ग्रेट मैनी बॉयज हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, तो देखिए जब भी ऐसे बोलेंगे अ ग्रेट मैनी बॉयज है, गुड मैनी बॉयज, इसका मतलब यही होता है कि हम बहुत सारे लड़कों की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लड़कों ने एग्जाम क्लियर किया, या फिर बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे। तो ये एक बोलने का तरीका होता है हमारा, जिसका हमारा मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों की हम बात करें। तो अ ग्रेट मैनी का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत महान लोगों की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बस इतना ही है कि बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। इसमें देखते हैं, एक्चुअली शायद यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा मैनी अ। जब भी आप सेंटेंस में मैनी ए लिखते हो तो उसके साथ जो आपका वर्ब और नाउन दोनों ही कैसे आते हैं, सिंगुलर आते हैं। अब एक चीज को समझिएगा यहाँ पे, ये वाला जो सेंटेंस है मैनी पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर, और ये वाला मैनी अ पर्सन वाज प्रेजेंट देयर, दोनों सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है। इसका मतलब भी होगा कि वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे, इसका मतलब ये है कि वहां पे बहुत सारे लोग मौजूद थे। बस हमें ध्यान देना है कि अगर मैनी लिखा गया है तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, लेकिन मैनी ए लिखा गया है तो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। याद रखना बहुत आसान है, ए और एन की हम जब भी बात करते हैं तो ऑफकोर्स इसके सामने जो भी कुछ लिखा जाता है वो सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैनी अ पर्सन, क्योंकि सिंगुलर बोल रहे हो तो पर्सन लिखा जाएगा सिंगुलर, तो वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो कई बार यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन देखिए वो इसी तरीके से लिखते हैं कि मैनी अ पर्सन्स लिख देते हैं। ठीक है, मैनी अ पर्सन्स, यहाँ पे इसको प्लूरल कर दिया जाएगा। तो हमें बस याद रखना है कि मैनी ए अगर लिखा जा रहा है तो बस उसके साथ जो वर्ब आएगा हमारा हमेशा सिंगुलर ही आएगा, और नाउन भी सिंगुलर आएगा। क्लियर इस पॉइंट सबके लिए? ओके गाइस, आवाज आ रही है सबको? अब बताइए क्या ये क्लियर हुआ, समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कूल, चलिए सुशांत आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट रूल, इस पे क्वेश्चंस बहुत बार मिलते हैं एग्जाम में देखने को, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आते हैं, और ये बोलने में भी बहुत बार यूज किया जाता है। इस तरीके से हम चीजों को बहुत बार बोलते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि जब भी हम ऐसे बोलते हैं कि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, या लार्ज नंबर्स ऑफ, उसके साथ जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, और वर्ब भी कैसा आएगा आपका, प्लूरल आएगा। देखिए कैसे काम करता है, A number of boys have cleared the examination। तो a number of जब भी हम किसी नाउन के साथ लगाते हैं हमारा मतलब होता है बहुत सारे लोग या बहुत सारी कोई भी चीज। जैसे यहाँ पे लिखा है a number of cars are parked in the ground, यानी कि ग्राउंड में बहुत सारी कार्स पार्क हैं। ओके, तो इसे बोलते हैं हम लोग, तो इसके साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, और नाउन भी कैसा आता है, प्लूरल। तो जब भी अ नंबर ऑफ बोला जाएगा या अ लार्ज नंबर ऑफ बोला जाएगा, एक ही बात है, सबका मतलब है कि बहुत सारी कोई भी चीज। तो यहाँ पे बहुत सारे बॉयज, और यहाँ पे क्या मतलब, बहुत सारी कार्स। इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द नंबर ऑफ यूज करने का, कि अगर हम द नंबर ऑफ यूज कर रहे हैं तो क्या मतलब होगा। द नंबर ऑफ के साथ में नाउन तो आपका प्लूरल ही आएगा, लेकिन वर्ब आपका कैसा आएगा, सिंगुलर। क्या मतलब है इसका, द नंबर ऑफ बॉयज हैज इंक्रीज्ड दिस ईयर। देखिए जब हम लोग ऊपर अ नंबर ऑफ बॉयज बोल रहे थे, वहां पे हमारा मतलब था कि बहुत सारे बॉयज की बात चल रही है, लेकिन जब द नंबर ऑफ बॉयज बोला था इसका मतलब बॉयज का नंबर, यानी बॉयज की संख्या। तो जब आप द नंबर ऑफ लिखते हो तो आपके सेंटेंस का मतलब निकलता है कि द नंबर ऑफ बॉयज हैज इंक्रीज्ड, यानी कि बॉयज की संख्या इस साल बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो वर्ब आप हैज यूज कर रहे हो ये एक्चुअल में लग रहा है नंबर की वजह से। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, द नंबर ऑफ कार्स इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत सारी कार्स बढ़ रही है, जब भी आप द लगाते हो उसके साथ में तो आपका मतलब होता है कि कार्स की संख्या बढ़ गई है। तो ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा जाता है बहुत बार। अ नंबर ऑफ जब बोला जाएगा तो आपका वर्ब प्लूरल ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब बहुत सारी कार्स, और द नंबर ऑफ कार्स का मतलब है कार्स की संख्या। ओके, क्लियर है सबके लिए इतना बात? या ऑफ कोर्स हम लोग पेस को थोड़ा कम कर सकते हैं इफ यू आर राइटिंग,
यस, चलिए इसको फिर से देखते हैं। चलिए देख लेते हैं इसे आराम से, फिर से देख लेते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ, अगर हम इस तरीके से बोलते हैं तो ये देखिए, नंबर ऑफ जब भी हम बोल रहे हैं तो नाउन हमारा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, और वर्ब इसके साथ हमारा सिंगुलर आएगा। तो फिर से समझ लेते हैं इसे। अ नंबर ऑफ बॉयज का मतलब है बहुत सारे बॉयज, अ नंबर ऑफ कार्स का मतलब है बहुत सारी कार्स, और इसके साथ हम लोग नाउन प्लूरल आएगा, साथ ही साथ वर्ब भी प्लूरल ही लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा द नंबर ऑफ। तो हमें बस 2 पॉइंट याद रखने हैं इसमें। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी चीजें, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है उन चीजों की संख्या। तो बस ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ जब भी आएगा तो वो हम लोग सिंगुलर लिखने वाले हैं, एंड अ नंबर ऑफ लिखा जाएगा तो वो हम लोग सिंगुलर लिखेंगे, और अ नंबर ऑफ केस में वो प्लूरल लिखेंगे। ओके, तो बाकी समझ में आ रहा है सबको? अब आगे बढ़े। Okay, so you're asking how to memorize these many rules. You don't have to memorize. देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे काम करता है सिस्टम। अभी हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं, जब हम इसको क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो हम उन रूल्स को एक्चुअली में उनका एप्लीकेशन सीखेंगे। देखिए, अभी तो हमने समझा, अभी हमने बीच बीच में 1-2 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, एक आध एग्जांपल भी करा दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इस टाइम पे मैं आपसे उम्मीद नहीं रख रहा कि आपको रूल एकदम याद रहने वाले, क्योंकि रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो हम ज्यादा से क्वेश्चंस करेंगे इसमें, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें एप्लीकेशन पता चलता है कि एक्चुअल में जो रूल हमने पढ़े थे उनका यहाँ पे इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो वो जो टाइम होता है जहाँ पे हम 40-50 क्वेश्चंस करते हैं या 30-40 क्वेश्चन करते हैं रूल्स के ऊपर, उस टाइम पे हमें समझ में आता है कि क्वेश्चंस कैसे करना है। तो क्वेश्चंस की जो ये सारे रूल्स हैं, ये हमेशा क्वेश्चंस करने के लिए ही याद होते हैं, बिकॉज ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप पढ़ के रूल्स रट रहे हो उसके बाद क्वेश्चन, क्योंकि ये तरीका काम नहीं करता। तो बेस्ट तरीका है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये रूल हमने पढ़ा था, और उसकी वजह से देखिए यहाँ पे ये वाला रूल, ये वाला जो रूल लग रहा है उसकी वजह से सही करेक्ट आंसर ये है, और ये जो गलत है ये गलत क्यों है, तो उन चीजों को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसके बाद जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब आपको क्लियर होगा साथ में, और एकदम से रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक बार पढ़ने की जरूरत है। पढ़ने की इसलिए जरूरत होती है कि अगर हम कोई क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और उसमें उसके रूल का एप्लीकेशन है, तो एटलीस्ट आपको याद रहे कि हाँ यार हमने ये पढ़ा था और उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। और बाकी तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आगे सब अच्छे से समझ में आता रहेगा। मैं आपको बताता रहूंगा कि किस तरीके से रूल्स याद रखने हैं, और बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से एक्चुअल में सब याद रखा जाता है, जो तरीका शायद मैंने भी इस्तेमाल किया है हमेशा से। चलिए नेक्स्ट है ओके, इफ द नाउन इज काउंटेबल। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, अगर यहाँ पे हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट में सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनको यूज करते हैं और हमारा नाउन जो है काउंटेबल है। अब ये रूल क्योंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के सेंस में यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग जो सम है, हम सम वाटर भी बोल देते हैं और सम बॉयज भी बोल देते हैं। क्या मतलब है इसका, कि आप बोल सकते हो कि मतलब पानी के लिए भी कुछ बोला जा सकता है, तो वाटर इज अनकाउंटेबल, और सम बॉयज यानी कि जो बॉयज हैं ऑफ कोर्स हम लोग काउंटेबल हैं, तो उनके लिए भी बोला जा सकता है। तो सम जो है हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। वैसे ऑल यानी कि जो ऊपर हमने वर्ड्स लिखे हैं सारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए ही यूज कर लिए जाते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर इसके साथ में आप काउंटेबल यूज करोगे जैसे सम बॉयज, तो उसके साथ में जो वर्ब आएगा वो आपका प्लूरल आएगा। तो कि स्वाभाविक सी बात है कि हम कुछ लड़कों की बात करें तो ये प्लूरल है, तो वो भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। लेकिन अगर आप वाटर की बात कर रहे हो, यानी अगर इसके बाद जो नाउन है वो आपका अनकाउंटेबल है, तो आगे वर्ब भी आपका कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा, कि सम वाटर इज अवेलेबल, या कुछ भी ऐसा कुछ आप बोलना चाहो। तो यानी कि आगे आने वाले नाउन पे डिपेंड करेगा इसके साथ आने वाला वर्ब। तो सम के साथ अगर सिंगुलर है, सॉरी काउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं, ऐसा नाउन है तो प्लूरल आने वाला है, और अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ही यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल में समझते हैं। ऑल मेन आर मॉर्टल, मेन काउंटेबल है तो वो भी कैसा आ गया, हमारा प्लूरल आ गया।
सम ऑफ द बॉयज, बॉयज काउंटेबल होते हैं तो बॉयज प्लूरल है एंड वर्ब भी कैसा है हमारा प्लूरल। लॉट्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर, ठीक है, तो लॉट्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर, तो पीपल काउंटेबल होते हैं तो वर्ब भी हमारा कैसा आएगा प्लूरल आएगा, और वर्ब भी सॉरी नाउन भी कैसा आएगा प्लूरल आएगा। तो देखिए ये तो पता होगा सबको कि लॉट्स ऑफ इज इक्वल टू अ लॉट ऑफ, यानी कि हम यहाँ पे या तो लॉट्स ऑफ लिख सकते थे या फिर अ लॉट ऑफ लिख सकते हैं। तो जब भी हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट ये हैं और इसको यूज किया जा रहा है किसी नाउन से पहले, तो नाउन हमारे जो काउंटेबल अगर होगा तो उसे प्लूरल मानेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं, इफ द नाउन इज अनकाउंटेबल, यानी अगर इन्हीं वर्ड्स को जो हमने ऊपर लिखे हैं अभी, इनके साथ अगर नाउन आपका कैसा है अनकाउंटेबल है, तो आपका वर्ब कैसा आ जाएगा सिंगुलर आ जाएगा, क्योंकि जो अनकाउंटेबल चीजें होती हैं उन्हें हम प्लूरल वैसे भी नहीं करते हैं, और तो उसके साथ वर्ब भी हम लोग कैसे लगाएंगे सिंगुलर लगाएंगे, और वो नाउन भी हमारा सिंगुलर ही रहेगा। देखते हैं इसे, सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, यानी कि वही वर्ड्स हैं हमारे, इसके साथ हमने क्या लिखा सम मनी इज नीडेड। तो मनी कैसा होता है हमारा, मनी एज अ नाउन, ऑफकोर्स पैसे को तो हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन मनी को अगर एज अ नाउन की बात करें तो मनी हमारे कैसा होता है अनकाउंटेबल माना जाता है, और उसके साथ हम लोग वर्ब कैसे लगाते हैं सिंगुलर लगाते हैं। वैसे ही लॉट्स ऑफ वाटर इज अवेलेबल, यानी कि वाटर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। सिमिलरली प्लेंटी ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन, यानी कि बहुत सारा काम करना है, खत्म करना है व्हाटएवर, तो प्लेंटी ऑफ वर्क, वर्क अनकाउंटेबल होता है और इसीलिए इसके साथ हम लोग वर्ब भी कैसे लगाएंगे सिंगुलर लगाएंगे। ओके, तो क्लियर है सबके लिए वाला पॉइंट कि हम लोग इसी इन्हीं एक्सप्रेशंस को यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर काउंटेबल होगा तो प्लूरल एंड अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। चलिए बताते रहिए, सबको समझ में आ रही है? इजी रूल्स है ये वाले, तो कुछ रूल्स भी दिए, मतलब ये तो काफी इजी पार्ट चल रहा है, और अगर आपको दिक्कत किसी भी तरीके के नाउन से और इस चीज में आ रही है तो वही हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूर करेंगे। कोशिश करूंगा मैं आपका, यस बोलिए सर ना पीपीटी आप भेज दीजिएगा। हाँ, शेयर कर पीपीटी में भेज दूंगा, और मैं याद भी रखूंगा कि नेक्स्ट टाइम पे हम लोग जैसे किसी को भी अगर दिक्कत हो रही है, क्योंकि काफी लोग जो बता नहीं रहे हैं, अगर क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम पे प्रोनाउंस डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ हम नाउन से शुरू करेंगे उसे, तो बिल्कुल बेसिक से आपको समझ में आएगा। और ऑल्दो ये वाला पार्ट इजी है बिकॉज ये हमारी नॉर्मल बोलचाल की भाषा ही मुझे लगती है, इसलिए हम इस वाले पार्ट को कई बार समझ भी लेते हैं आसानी से। बाकी इसमें आपके साथ पीपीटी की शेयर करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके सर, क्वांटिटी के साथ क्या आता है किस जगह पे? अच्छा क्वांटिटी, देखिए अगर अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटी के साथ आगे क्या था, अभी आगे मैंने लिखा हुआ है इसे, इसी का पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो विल राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। Half of, 1/3 of, 2/3 of, 3/4 of, etc. are followed by plural noun and plural verb if the noun is countable। देखिए इसमें भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है जो हमने पीछे देखा था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के केसेस में हम वर्ब को यूज कर रहे हैं प्लूरल काउंटेबल के केस में और सिंगुलर अनकाउंटेबल के केस में। हाफ ऑफ द शॉप्स आर क्लोज टुडे, शॉप्स कैसी होती है काउंटेबल गिन सकते हैं उन्हें, तो उसके साथ वर्ब कैसा आएगा प्लूरल आएगा, और शॉप्स भी प्लूरल आएगा। वैसे ही 2/3 of the students have qualified the examination, तो 2/3 से स्टूडेंट काउंटेबल हैं तो प्लूरल, साथ ही साथ वर्ब भी प्लूरल। इसी के लिए अगर हम देख सकते हैं नेक्स्ट केस में, अगर ये हमारे अनकाउंटेबल के साथ यूज किया जा रहा है, तो जो हाफ ऑफ द लैंड हैज बीन प्लॉव्ड, तो हाफ ऑफ द लैंड, लैंड कैसी होती है हमारी अनकाउंटेबल होती है। देखिए अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये क्वांटिटी ही है, तो जिस चीज को हम लोग गिन नहीं सकते बस उसे मेजर करते हैं, तो उसके साथ हम यहाँ पे कैसे यूज करते हैं सिंगुलर। ओके अभी हम आगे देखेंगे, अगर हम और क्वांटिटी की बात अगर आप पूछ रहे थे मैं बता देता हूँ, जैसे ऐसे बोलते हैं ना 50 किलोमीटर्स, ठीक है, या फिर केएमएस लिख देते हैं, 50 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप क्वांटिटी को एज अ होल कंसीडर करते हो तो उसके बाद वो हमेशा क्या आता है हमारा सिंगुलर ही आता है। ओके और जैसे हम यहाँ पे देखिए 1/3 ऑफ द मिल्क इज फिनिश्ड, मिल्क अगेन अनकाउंटेबल, 1/3 उसका फिनिश हो गया तो वर्ब कैसा आएगा सिंगुलर ही आएगा। तो बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से इसे याद रखना कि जो चीज अनकाउंटेबल होती है उसे तो हम प्लूरल वैसे भी लिखते हैं, हम लैंड्स या मिल्क्स नहीं बोलते, ठीक है, उसे हम सिंगुलर लिखते हैं, साथ ही साथ उसका वर्ब भी कैसा आएगा सिंगुलर ही आएगा। और लेकिन अगर हम उस चीज को प्लूरल कर सकते हैं तो उसके साथ वर्ब भी कैसा आना है प्लूरल आना है। तो देखिए ये बहुत बड़े रूल्स जैसे नहीं है, ये वो चीजें जो हमें नॉर्मली पता होनी चाहिए बोलते समय भी। ओके बाकी साथ में इसका भी ध्यान रखना कि अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 के साथ 1/3 लिखते हैं एंड 2/3 लिखते हैं।
या 3/4 इस तरीके से बोला जाता है। क्लियर सबको ये? यस, कूल। चलिए तो आज के लिए इतना रखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं। सर बस इतना ही रखिए आज के लिए प्लीज। ओके, तो अभी यहाँ पे वैसे यहाँ तक चीजें क्लियर हुई आपको, थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ जी सर, यहाँ तक पूरी क्लियर है। चलिए कूल, तो इतना रखते हैं हम इसे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। एंड वहां पे मैं आपको हाँ पीपीटी में शेयर कर दूंगा बिल्कुल, और साथ ही साथ हम इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बढ़िया से समझेंगे आगे, और मैं आपको प्रोनाउंस की कुछ कॉन्सेप्ट सुनाऊंगा, आपको मजा आएगा समझने में फिर, और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हो रहा है सब कुछ क्यों हो रहा है, और किसके साथ सिंगुलर किसके साथ प्लूरल आने वाला है। तो कितने रूल हैं यार, अभी पढ़ते रहो, ये तो 19-20 है। एक्चुअली मैं जनरली क्लास में कराते समय में रूल नंबर ये लिखता भी नहीं, वो तो पीपीटी बनाते समय मैंने लिख दिया है, तो ऐसे कुछ काउंट करने ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ है भी, और 10 रूल और हो गए लगभग, पता नहीं मेरे को एक्चुअली। सर 8 में, यस सर इसके ऊपर सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कब करेंगे सर? बिल्कुल यार, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सर प्रैक्टिस करनी। क्या करने से पहले? सर दूसरे दूसरा टॉपिक रूल, स्टार्ट करने से पहले सर, हाँ जैसे कि हाँ नाउन 100% यार, बिल्कुल स्टार्ट मैं आपसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ हम नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर ही करेंगे, प्रैक्टिस सेट ही करेंगे इसका। आप एक काम करिएगा, जितने रूल्स हमने आज कर लिए हैं वो आप एक बार नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, तो सैम एक बार पढ़ लीजिएगा उन्हें, और यानी कि मैं भेज भी दूंगा आपको, और साथ ही साथ तब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि अलग कर लिया है, और उस टाइम पे नए ताजा रूल पढ़ेंगे जो थोड़े बहुत बचे हैं इसके को, उसके साथ हम पहले एक्सरसाइज ही करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ेंगे। तो डोंट वरी, हम उसको देखेंगे कैसे क्वेश्चन हाँ इस पे आते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कौन से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो इसमें मिलते हैं, यानी कि जहाँ पे हमें ज्यादा एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत होती है, वो सब कुछ हम आराम से देखेंगे। ओके, चलिए अभी जो हमने लिखा है इसे एक बार आप शेयर की, इसे एक बार रिवाइज कीजिएगा और पढ़ लेना। देखिए एग्जाम्पल, हमें रूल्स को रखना बिल्कुल भी नहीं है, आप बस जो लिखा है एक बार उसे पढ़ लीजिए, बस अपने समझ लीजिए कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, और ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो हमें पता चले कि हाँ मैं आपको याद दिलाऊं कि आपने ये रूल पढ़ा था, तो बस हमें याद हो, तो हमें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ फिर भी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। ओके।